Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर. Good morning, good morning. sir. मॉर्निंग सर. यार इस आपके बैच के लिए एक पॉइंट तो मतलब काफी अप्रिशिएटिंग है कि लाइक सभी स्टूडेंट्स टाइम पे ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि डेली एक ही टारगेट को कंटिन्यूअसली फोकस करके और डेली मोटिवेट रह पाना है ना, ये थोड़ा सा एक बहुत टफ टास्क है. मतलब एक ही टारगेट के लिए आप डेली मोटिवेट हो रहे हो. जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज करो, अभी तो खैर ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है, एक ही महीने का मान लेते हैं, जस्ट की 1 मंथ का ही प्रोजेक्ट है, तो स्टार्टिंग के 5-6 डेज पे रहता है काफी एंथुजियाज्म, बाकी फिर डाउन होने लग जाता है. लेकिन आप लोगों के लिए एक बात तो है, मतलब तारीफ करने के लिए, कि सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर बेसिकली कल इवनिंग को ही था, और एक सेकेंड, ठीक है. सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे. काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें हो गए हैं. बेसिकली 3 डिग्री फॉर्म होता है, 3 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, 3D बोल सकते हैं इसको. और जैसे ax plus by plus c is equal to 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, बट इक्वेशन ऑफ ब्लैंक इन 3D, इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है. ठीक है, अभी एक वेरिएबल करते हैं एलिमिनेट, इसको करते हैं 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट, और फिर लाइन वगैरह के जैसे इसको ट्रीट कर लेते हैं. सही है. तो फिर काफी सारे क्वेश्चन इसमें हो गए थे. ठीक है, ये भी हो गया था लास्ट लेक्चर तक. कोई डाउट है किसी को? बोलो. मैंने ये क्वेश्चन सेंड किया था, आपने बोलोगे एक बार? यस सर. हाँ, क्या क्वेश्चन था वो? सर वो पीएनसी का था. अच्छा, ये क्वेश्चन है. लाइक क्वेश्चन है, दिस चॉकलेट शॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रांड्स अवेलेबल है. 6 7 8 9 and 10 different brands of chocolates are available. Okay, ठीक है. And we need 7 chocolates without any restriction. Without any restriction का मीनिंग ये हो गया कि लेट्स से ये नेस्ले का है, तो इसी के आप 7 पिक कर सकते हो. ठीक है, ये और कोई है, लेट्स से डेयरी मिल्क है, तो यहाँ से भी आप 7 पिक कर सकते हो. अभी इस टाइप के हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे. लाइक एक फॉर्मूला तो था दिस n plus p minus 1c, n, and second one is p to the power n. ये क्या होता है? n same objects distribution in p people without any restriction. जैसे सपोज करो 10 सेम टॉयज, या फिर हाँ ठीक है, मतलब 10 सेम टॉयज ले लेते हैं. 10 सेम टॉयज हैं और इनको 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, या 3 बॉयज में डिवाइड करना है, ऐसा. ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 3, और वैसे भी बताया था आप लोगों को कि 3 के केस में ऐड करते हैं कितना? 2. 1 के केस में 2 ऐड करते हो, 3 के केस में 2 ऐड करते हो, यानी आंसर विल बी 10 plus 3 minus 1c, 10. यानी 12c 10. 12c 10 कैन बी रिटन एज 12c 2. ये क्वेश्चन हो गया. या फिर ये क्वेश्चन हो गया लाइक x plus y plus z whole power 10, find out total number of terms, then also answer n plus 2c2, यानी 12c2. ठीक है, एक ये फॉर्मूला डिफरेंट था. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट. हाँ एग्जैक्टली, लाइक ऐसे कुछ कंसीडर कर सकते हो आप. जैसे 2 रूम हैं, R1 R2, और टोटल लेट से 3 पीपल है ना. पीपल डिफरेंट ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं. अभी हो सकता है कि 3 एक में आ गए, P1 P2 P3, यहाँ पे 0, या फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे P1 P2 P3, इधर P1, यहाँ पे P2 P3, इधर P2, यहाँ पे P1 P3, यहाँ पे P3, यहाँ पे P1 P2. अभी ये वो रेस्ट कंडीशंस बन गए, पॉसिबिलिटी, जिसमें R1 रूम में जस्ट 1 ही है. ये भी पॉसिबल है कि इधर P2 P3 और यहाँ पे P1. तो इसके टोटल कितने बनेंगे बोलो? 8. 3 plus 3 और 2, ऐसा. तो इसको आप रिलेट करते हो p to the power n, p नंबर ऑफ जिनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होना चाहिए. सो यहाँ पे होता है 2 to the power 3, यानी आंसर
8. ठीक है, अब पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। फाइनली जो आप 7 चॉकलेट्स पिक करने वाले हो ना, तो दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। हो सकता है उनमें 6 सेम ब्रांड की है और 1 डिफरेंट ब्रांड की है। हो सकता है मैंने 6 पर्क लिया हो और एक 5 स्टार ले लिया हो, ऐसा। ठीक है, या फिर मतलब काफी सारे पॉसिबिलिटी, जैसे 2 कुछ भी हो सकता है ना। कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं, जैसे 2 मंच हो गया और 2 डेयरी मिल्क हो गया। विश्वास हो यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो तुम कौन सी खाते हो, फरेरो रोशर? ठीक है, 2 वो ले लेते हैं और एक कोई और ले लेते हैं। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन एक्सप्लेन करने वाला है इसका सॉल्यूशन? कौन एक्सप्लेन करने वाला है, बोलो। सर हाँ बोलो समरजीत, वेरी गुड। सर यहाँ पे 7 चॉकलेट्स 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हाँ नेक्स्ट आगे बोलो। फिर वो p टू द पावर n फॉर्मूला यूज करें। नहीं यार, p टू द पावर n यूज नहीं करेंगे, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। यहाँ पे 7 चॉकलेट्स बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आपको वहां से सिलेक्ट करनी है। और एक पॉइंट ये भी है, 7 चॉकलेट्स कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। हो सकता है 6 चॉकलेट सेम हो, 1 डिफरेंट हो, 5 सेम हो, 2 डिफरेंट हो। 2 या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक ए बी और सी, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो करते क्या है यहाँ पे, बेसिकली आप ऐसा सोचो कि आपके पास में 7 कॉइन्स हैं, सेम कॉइन्स। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके 7 कॉइन्स को थ्रो कर दो। लेट से इसके पास गिर गए 3 कॉइन्स, यहाँ पे गिर गए 2 कॉइन्स, यहाँ पे गिर गया 1 कॉइन और यहाँ पे गिर गया 1 कॉइन। यानी आपने ये B1 ब्रांड चूज किया 3 चॉकलेट्स में, दिस ब्रांड के 2 चॉकलेट्स, दिस ब्रांड का जस्ट 1 चॉकलेट और दिस ब्रांड का भी जस्ट 1 चॉकलेट। तो 7 नंबर को सेम कंसीडर किया है, लाइक 1 1 1 1 1 1 ऐसे 7, और उसको ऐसे आंख बंद करके थ्रो कर दो। हो सकता है सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पे गिर गए। इसका मतलब जितनी भी चॉकलेट्स आए वो सब किस ब्रांड के हैं, B10 ब्रांड के आ गए। सो बेसिकली 7 नंबर को सेम कंसीडर करके और फिर इन पे थ्रो कर देते हैं। तो 7 नंबर को आप कंसीडर कर रहे हो सेम, यानी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा दिस n plus p minus 1c n, where n is 7 और p is हाँ 10 plus p minus 1c n, ऐसा। यानी आंसर है इसका 16c 7 और वी कैन राइट दिस 16c 9। तो यार ये तो कंफ्यूजन होता ही है, वो तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कई सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे तो फिर वहां पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा। वापस आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी हो गए हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? यस यस Yes, sir. तो x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to beta, x plus 4y plus 10z is equal to beta square. Determine beta so that infinite solution, no solution, exactly one solution. So basically कोई भी एक वेरिएबल होल्ड करके उसको एलिमिनेट कर दो। क्या एलिमिनेट करना है बोलो? X. एलिमिनेट करते हैं जो भी इजी लग रहा है। सो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, और एक बार कुछ भी कर सकते हो, थर्ड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हो। क्या करना है बोलो? थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड माइनस सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड माइनस सेकंड ऐसा। तो ये हो गया अभी y plus 3z is equal to बीटा माइनस 1, और यहाँ पे है 2y plus 6z is equal to बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बीटा कॉमन, और यहाँ पे 2 भी कॉमन, यानी y plus 3z is equal to बीटा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन 3। सो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। मेरे को आप ये बताओ, यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए a1 upon a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 upon b2, बट यहाँ पे है 1 upon 1। जीरो का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे कल वाले क्वेश्चन में बन रहा था 6 minus 2q वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सिंपली 1 upon 1, 3 upon 3 is also 1। तो या तो मिलने वाला है यहाँ पे नो सॉल्यूशन, या फिर मिलने वाला है इनफिनिट सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon C2 a1 upon a2 1, b1 upon b2 1, c1 upon c2 is मतलब 1, या फिर कर सकते हो डायरेक्ट इसको सेम। सो बीटा माइनस 1 is equal to बीटा टाइम्स बीटा माइनस 1 upon
3 solutions, either beta is equal to सर वो 2 है. सर वो 2 है. either beta is equal to 1 or beta is equal to 3. हाँ, बीटा -1 कैंसिल करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज करते हैं उसको 0, सो बीटा इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, रिमेनिंग है बीटा इज इक्वल टू 3. नो सॉल्यूशंस बोलो. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So basically beta cannot be 1, beta cannot be. तो Sir. हाँ बोलो. सर वो डिवाइड में 2 आएगा ना? 2 आएगा. अच्छा ये अपॉन 2 आना हाँ, चाहिए. sir. ठीक है, हाँ. बिल्कुल कोई इशू नहीं है. ये 2 है. डन. सो यहाँ पे है 2, दिस 2, ऐसा करेक्ट है. So beta belongs to any real number except 1 and 2. exactly one solution. ये कंडीशन यहाँ पे नॉट करेक्ट है. Done. तो इजी क्वेश्चन था. एक ही क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है दिस सिचुएशन में, जब यहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं ऐसा. तो एक बार इसको कर लो दोबारा से सॉल्व अपने आप से, तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है, फिर डिटरमिनेंट मेथड स्टार्ट कर लो. एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो. कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो. यस. हाँ बोलो. तो पहले x को एलिमिनेट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन इनटू 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन. हाँ ठीक है. सो x इजी दिख रहा है तो x को एलिमिनेट कर देते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन -2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन. एंड थर्ड सॉरी सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन. सेकंड माइनस थर्ड, कोई इशू नहीं. 1 नेक्स्ट. फिर p minus 4 times y. p minus 4 times y, 6 minus 2 q times z is equal to -2. minus 2. करेक्ट है. सेकंड माइनस थर्ड x कैंसिल, so y plus q minus 3 into z is equal to 5 minus 4 यानी कि 1. ओके नेक्स्ट बोलो. फिर अभी सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट इक्वल. हाँ मतलब कोई तो एक फैक्टर सेम बना लेते हैं. ट्राई करते हैं कि फैक्टर को सेम बनाने के लिए आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज नहीं करोगे. कांस्टेंट वगैरह यूज करते हो तो कोई इशू नहीं. ठीक है. सो सेकंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद -2 ऐसा. यस सर. ठीक है. ये -2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको -2 डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है. सो -2 मल्टीप्लाई ये हो गया है अभी दिस. ठीक है. नेक्स्ट. फिर अभी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एक सेकंड. सो फर्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली बोथ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो होना चाहिए सेम. फर्स्ट मेथड. सेकंड, कोई तो एक फैक्टर सेम बना लो, बाकी सब एग्जैक्ट इज सेम.
So p minus 4 is equal to minus 2. 6 minus 2q is equal to 6 minus 2q. Minus 2 is equal to minus 2. ऐसा यानी p is equal to 2 and q belongs to Real. Real. करेक्ट है. तो ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं नो सॉल्यूशन. हाँ, ये बोलो नेक्स्ट. अभी सर Q is equal to 3 और Q is not equal to 3 दो केसेस बनाएंगे. नो सॉल्यूशन के लिए बेसिकली a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 should not be equal to c1 upon C2. c2. बट प्रॉब्लम ये है कि इनका रेशियो आ रहा है 1 और यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है 1. 1. तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, नॉट इक्वल होना चाहिए. तो बेसिकली ये जो रेशियो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि जिससे ये रेशियो यूज ही ना हो, तो वो यूज कर लो. ठीक है. सो q इज इक्वल टू 3 and a1 upon a2 is not equal to c1 upon c2, यानी p minus 4 upon minus 2 is not equal to c1 upon c2, यानी कि this. So p is not equal to 2. हाँ, तो p is not equal to 2 और q is equal to 3 ऐसा. So basically p is equal to 2 और q belongs to r. p is equal to 2 और q can be any real number. वहां पे तो आ गया इनफिनिट सॉल्यूशन. बस में दो केसेस, p not equal to 2. उसके अंदर एक अलग से ये सेपरेट हो गया, q is equal to 3. तो जस्ट अभी एक ही रिमेनिंग है, p not equal to 2 and q not equal to 3. हाँ, एग्जैक्ट इज बिल्कुल ऐसा ही सेम. तो ये अभी रिमेनिंग है जस्ट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. अच्छा, एक पॉइंट और सपोज करो क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट p and q सो दैट कंसिस्टेंट सिस्टम. तो कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और उसके बाद डायरेक्ट इनफिनिट सॉल्यूशंस. ठीक है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस नहीं होते हैं. तो नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यहाँ पे आंसर आएगा दिस, p नॉट इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3. करेक्ट है. ठीक है, बिल्कुल सही है. वेरी गुड. तो ये लास्ट टर्म पे हो गया था. ऐसे यार बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शीट वगैरह में और इन पे क्वेश्चंस लिटरली आते हैं. ओके, ठीक है. तो ये हो गया नॉर्मल मेथड जिसमें आपको डिटरमिनेंट वगैरह यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है. बट कई बार क्या होता है, जैसे बोर्ड्स में तो आता ही है कि डिटरमिनेंट को यूज करके बताओ. बाकी कई बार थोड़ा सा इशू हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में. किस टाइप के क्वेश्चंस में इशू होता है वो देखेंगे. तो एक बार जल्दी से डिटरमिनेंट मेथड भी सीख लेते हैं. सब लोग थोड़ा सा एक्टिवली और अटेंटिवली सुनो, काफी ज्यादा इजी है. स्टार्ट करते हैं. सो इक्वेशन है दिस, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ऐसा एक पॉइंट और, जो कांस्टेंट है आइदर ऑल कांस्टेंट ऑन द राइट साइड या फिर ऑल कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड. क्योंकि काफी सारी चीजों को हम लोग करने वाले हैं. यहाँ पे 0, तो तुम सपोज करो सबको लेफ्ट में भी लिखते हो तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये माइनस आ जाएगा कॉमन. ऐसा तो कोई इशू नहीं है. मतलब ऐसा है, ट्राई करो कि राइट साइड में ही रखो सबको या फिर सबको लेफ्ट साइड में रखो ना. बट यहाँ पे राइट साइड में. अभी काफी सारा कैलकुलेशन वगैरह जब हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया, वाई फाइंड किया, तो वहां से फाइनली जो कंक्लूजन आता है वो ये निकल के आता है कि जो सॉल्यूशंस है बेसिकली पहले आप डिफाइन करते हो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. एक काम करते हैं, इसको चलो डेल्टा ही बोल देते हैं ना, डेल्टा. सो डेल्टा है दिस, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3. काफी मिस्टेक क्या होता है इसके अंदर, कई बार स्टार्टिंग में कोफिशिएंट ऑफ y होता है तो स्टूडेंट्स इसको एज इट इज पुट कर देते हैं ना, वो मत करना. ये x कॉलम है, ये y कॉलम है और ये z कॉलम है. ओके, फिर डिफाइन करते हो आप डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3. डेल्टा 1 में बेसिकली a1 a2 a3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3. बाकी सब एग्जैक्ट सेम. नेक्स्ट फिर आप डिफाइन करते हो डेल्टा 2. सो डेल्टा 2 शुड बी लाइक दिस, a1 a2 a3, यहाँ पे c1 c2 c3 और मिडिल में b1 b2 b3 के प्लेस पे d1 d2 d3. देन डिफाइन डेल्टा 3. बाकी सब एग्जैक्ट सेम, केवल c1 c2 c3 के प्लेस पे आता है क्या, d1 d2 D. ठीक है. अभी जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो ये होते हैं x y z
इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, उसका कोई यूज नहीं है, बस अब ये देख लो सॉल्यूशंस है दिस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कैलकुलेट कर लो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैलकुलेट कर लो, फिर सॉल्यूशंस है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, नो सॉल्यूशन का जो सिनेरियो बनता है ना, नो सॉल्यूशन का सिनेरियो वो बनता है नॉन जीरो अपॉन जीरो के केस में। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, या वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ द वेरिएबल आइदर x और y और z शुड बी इन फॉर्म ऑफ नॉन जीरो अपॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जीरो डिफाइन नहीं होता, तो वहां पे मिलता है हम लोग को बेसिकली नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या बन गया कि डिनोमिनेटर विच इज डेल्टा शुड बी जीरो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई तो एक मिनिमम नॉन जीरो, तो वहां पे बनता है नॉन जीरो अपॉन जीरो, यानी कि नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो सिचुएशन होती है वो होती है जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, यानी कि डेल्टा भी जीरो एट द सेम टाइम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर जीरो। अभी एक ही सिनेरियो बचा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, यानी डेल्टा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू, हाँ मतलब डिनोमिनेटर में नॉन जीरो है ना, तो एवरीथिंग वहां पे फिर डिफाइन हो जाता है। इसमें फिर एक सिचुएशन ये भी बन जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं 0 0 0, यानी कि डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो बट एट द सेम टाइम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो अपॉन नॉन जीरो, यानी कि जीरो। तो यार काफी सिंपल सी कंडीशन है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इससे अपने आप समझ में आ जाता है। सॉल्यूशंस हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड पार्ट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये नोट कर लो, ये क्वेश्चंस पे भी यूज होने वाला है। ओके, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। If delta 1 delta 2 delta 3 all zero, then मिलते हैं क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी 0,0,0। if at least one of delta 1 delta 2 delta 3 नॉन जीरो, यार इतना लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इतना लिखो। इफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो, देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इतना लिखो काफी है। अदरवाइज नॉन ट्रिवियल। सेकेंड पॉसिबिलिटी है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इसमें फिर डिफरेंट ब्रांचेस बन जाते हैं। लाइक फर्स्ट ब्रांच तो ये हो गया कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर जीरो। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन गया है अभी लाइक दिस, 0,0 0,0 0,0, और इस सिचुएशन में मिलते हैं कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डन, करेक्ट है। एंड सेकेंड, इफ एट लीस्ट one of delta 1 delta 2 delta 3 is not equal to जीरो, तो ये बन गया नॉन जीरो अपॉन जीरो, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। बस इतना सा ही है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, और काफी अच्छे से ही बताया सर यार, है ना। तो यही है बस, और क्या। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और कहां चला गया, ये रहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन में या तो वन आता है या फिर डायरेक्ट इनफाइनाइट आता है।
2 सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस 4 सॉल्यूशंस नहीं होते हैं ना, ये कल देखा था हम लोगों ने कि प्लेन्स जो होते हैं वो ऐसे डिस्को नहीं करते हैं, वो 2-3 पॉइंट्स पे कट नहीं करते, या तो 1 पॉइंट पे कट करेंगे या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगे, ऐसा सही है, करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बस यही था, इतना ही था। बस ये इस पे थोड़ा सा क्या डिटरमिनेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं काफी सारे, तो इसलिए मैं इसको फिर सजेस्ट नहीं करता हूँ इस मेथड को यूज करने का, लेकिन ये आना तो चाहिए। एक दो क्वेश्चन से फंस जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। इससे यही क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दिस क्वेश्चन। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो, डेल्टा फाइंड करो पहले। So 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz is equal to 5, and x plus y plus 3z is equal to है यहाँ पर 4। इस मेथड का एक स्पेशलिटी ये भी, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आप से सब दिख जाता है। करो, सॉल्व करो सारे डिटरमिनेंट कैलकुलेट। Okay, delta is equal to 6 plus q minus 3p. एक फिर से बोलो। 6 plus q minus 3p. 6 plus q minus 3p, 6 plus q minus 3p ऐसे आता है क्या? इसमें pq वाला टर्म भी तो आना चाहिए कुछ। So 6 minus 2q minus 3p plus pq. एक सेकेंड, 6 minus 2q plus 3p Minus 3p. minus 3p. एक फिर से बोलो, 6 Minus 2q minus 2q minus 3p minus 3p plus pq. plus pq। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये दिस फॉर्म में है, axy plus bx plus cy plus d।
यानी वेरिएबल इनटू वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। हाँ तो इसको फैक्टराइज कर दो अभी। सिक्स माइनस टू क्यू माइनस थ्री पी प्लस पी क्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉमन आ गया है माइनस का p, रिमेनिंग है 3 माइनस क्यू, या फिर एक काम करो p कॉमन कर सकते हैं, जस्ट चलता है q माइनस 3, और यहाँ पे -2 कॉमन q माइनस 3, ऐसा। तो ये बन गया बेसिकली q माइनस 3 इंटू p माइनस 2। डेल्टा 1 कितना आ रहा है? डेल्टा 1 बोलो। 30 minus 13 और 30 30 30 30, ठीक है 30, फिर आगे minus 8q 30 माइनस 8q minus 15p plus माइनस 4pq. माइनस 15 p प्लस 4 p क्यू। ठीक है, सही है, इसके भी फैक्टर्स हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कॉमन है 2 जस्ट p, रिमेनिंग 4q माइनस 15, और यहाँ पे -2 कॉमन, रिमेनिंग 4q माइनस 15। तो ये बन गया अभी है दिस p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15। डेल्टा 2 बोलो, डेल्टा 2 0 0 फुल 0। yes yes Yes, sir. डेल्टा 3 p minus p माइनस q p minus 2 2 p माइनस 2, जस्ट p माइनस 2। yes ठीक है, चलो फिर तुम लोग बोल रहे हो ऐसा तो कर लेते हैं कंसीडर, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली देखो ऐसे कुछ आ गया ना, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। डेल्टा 2 आप लोग बोल रहे हो 0, डेल्टा 3 है p माइनस 2, डेल्टा 1 के फैक्टर्स करने पे आ रहा है दिस p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15, और डेल्टा 1 है दिस p माइनस 2 इंटू q माइनस 3। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था बोलो? Delta not equal to 0. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यानी कितना? क्या p कैन नॉट बी 2 एंड p कैन नॉट बी 3 क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही है। ठीक है, हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0 एट द सेम टाइम। क्या आंसर है? P equal to 2. p इज इक्वल टू 2, केवल इतना ही कंडीशन है, यानी q कैन बी एनीथिंग। q आ ही नहीं रहा ना यहाँ पे भाई। p इज इक्वल टू 2 पुट कर तो दिस 0, ये भी 0, ये भी 0, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो 0, बट एट द सेम टाइम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इनमें से कोई तो एक नॉन जीरो मिनिमम। डेल्टा 0 बट एटलीस्ट 1 in डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0. हाँ, तो क्या यूज करोगे बोलो? P not equal to 2. p not equal to 2 and q is equal to, बेटा डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा 0 के लिए आइदर p is equal to 2 और q is equal to 3, बट p is equal to 2 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि p is equal to 2 पे ये सारे वैल्यूज कितने हो गए? 0. वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन गया। हाँ, तो p is equal डेल्टा 0 बट एटलीस्ट 1 in डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो। ये समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा बार बार बोलने के लिए कुछ है नहीं। करेक्ट। सर चलो वो एक फर्स्ट में हाँ, फर्स्ट में क्या? डेल्टा 1 में क्यू ही है। डेल्टा 1 में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों डिटरमिनेंट में नहीं? हाँ, तो फिर ठीक से बताओ कितना आ रहा है ये? एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको लिखने में। डेल्टा 1 जो है ना,
इसमें 854 आएगा यहाँ पे, बाकी सेकंड और थर्ड एज इट इज, यानी P21 इधर आना चाहिए P, यहाँ पे आना चाहिए 2 और इधर कितना आना चाहिए 1। दिस रो सॉरी दिस कॉलम बोल सकते हो, P21 और यहाँ पे कितना आएगा 6Q 3. 6Q3 आएगा यहाँ पे। हाँ ऐसे, बाकी तो सब फिर ठीक है, करेक्ट है। और अभी इसका वैल्यू आएगा जो आप लोग बोल रहे थे, है ना, ये आ जाता है P-2 इंटू 4Q माइनस 15, करेक्ट। तो अब यार देखो, मतलब ये अब तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें ये सब डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करना है या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट में थोड़ा तो माइंड अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे कोई माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, एक वहाँ क्वेश्चन। पे एग्जैक्टली हाँ। वन सॉल्यूशन में Q नॉट इक्वल टू 3. Q नॉट इक्वल टू 3। हाँ, वो फर्स्ट में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में P हाँ नॉट बिल्कुल सही इक्वल. बात है। P नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ पे जो P है इसके प्लेस पे Q नॉट इक्वल टू, अभी ठीक है। चलो ऐसा करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई, x plus y plus z is equal to 1, this beta square. वैल्यू ऑफ डेल्टा कितना आ रहा है? 0 ओके, सो इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला केस बन ही नहीं सकता। करेक्ट है, डेल्टा वन निकालो, डेल्टा वन कितना आ रहा है चेक करो। 4 minus 6 beta plus 2 beta square. 4 माइनस 6 बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हो रहे तो फैक्टर्स करो इसके। डेल्टा 2
9 बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 6. फैक्टर्स करके बताओ, फैक्टर्स करके बोलो, फैक्टर्स करके. -3 into beta minus 1 into beta minus 2. -3 into beta minus 1 into beta minus 2. अच्छा ओके, सेम ही है मतलब ऑलमोस्ट. ठीक, डेल्टा 3 बोलो. अभी आप लोग शीट में इक्वेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व कर लोगे, मेजर शीट में भी, और उसके पहले जो शीट दिया था जिसमें लास्ट वाले क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. डेल्टा 3 कितना आ रहा है बोलो, डेल्टा 3. बीटा माइनस 1 into बीटा माइनस 2. बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 2. ठीक है. ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू है ऑलरेडी यहाँ पे 0 एज डेल्टा ऑलरेडी 0. So exactly one solution not possible. ठीक, डेल्टा है यहाँ पे 0, या फिर एक काम करते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल 0. So value of beta is equal to बोलो 2. either 1 or 2. correct. For no solution delta तो 0 but at least 1 in delta 1, delta 2, delta 3 non-zero. So beta cannot be Equal to 1. 1. 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता. हाँ 2 भी. हाँ, बस इतना ही इसका है आंसर. हो गया. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. इजी है क्वेश्चन, तो टफ नहीं है बिल्कुल. करेक्ट. चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपल सा ही पॉइंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट मतलब सेकंड टाइप के इक्वेशंस इस तरीके से होते हैं, जैसे a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. ठीक है, these equations और इससे पहले वाले इक्वेशंस दोनों में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट. हाँ, वहां पे कांस्टेंट थे नॉन जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी 0 है, एंड बिकॉज ऑफ कांस्टेंट यानी कि d1 d2 d3 ऑलरेडी 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलरेडी कितना आएगा? 0. 0. भाई डेल्टा ये हो गया ना आपका, डेल्टा तो ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3. डेल्टा 1 कैलकुलेट करोगे तो वहां पर यहाँ पे आने वाला है 0. ठीक है, 1 रो और 1 कॉलम 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है 0. हियर ऑलरेडी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कितना आ रहा है बोलो? 0. सॉल्यूशंस x y z डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, 0 अपॉन डेल्टा, 0 अपॉन डेल्टा, 0 अपॉन डेल्टा. ये समझ आया? ठीक है, अब तुम खुद बता दो क्या केसेस बनने वाले हैं, बोलो. Delta equal to 0, then infinite solution. डेल्टा इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0. जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिनेरियो था वो बन गया यहाँ पे. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन One solution. One solution. only solution is 0, 0,
जीरो, और इसको क्या बोलते हैं? trivial, Trivial Trivial solution. solution. और इसको आप ये भी बोल सकते हो एग्जैक्टली one solution, वन सॉल्यूशन, और ये भी बोल सकते हैं कि ऑल थ्री प्लेन्स intersecting each other at exactly one point, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके अलावा 1 1 1 डिग्री हर टर्म में है 1, तो हर टर्म में जब डिग्री सेम होता है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? homogeneous, Homogeneous. हाँ, तो बेसिकली इस पैटर्न को आप बोलते हो दिस होमोजीनियस इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, करेक्ट? बेसिकली ये प्लेन्स के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। एक पॉइंट और, 0,0,0 हर सिचुएशन में इनको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 0, इनफिनिट सॉल्यूशंस, इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो होगा लाइक दिस। ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेन, ये हो गया सेकंड प्लेन, और थर्ड प्लेन भी यहीं से पास। क्लियर? ओके, इनफिनिट सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्या इसको? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, 0,0,0 तो रहता ही है यार, वो तो फिक्स है, क्योंकि 0,0,0 सेटिस्फाई करेगा इसको डेफिनेटली, बट 0,0,0 के अलावा भी सॉल्यूशंस, करेक्ट? ऑल थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन, ये लोग एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, बस इतना सही कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी इजी भी होता है। इसमें आपको राइट साइड में 0,0,0 दिखेगा, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सो बेसिकली इसके अंदर आइदर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0 है देन infinite solutions, and delta not equal to 0 then only one solution। no solution का यहाँ पे कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि 0,0,0 तो आएगा, हर सिचुएशन में आएगा, करेक्ट? ओके, चलो इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे शीट में है, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, वो नहीं होता। होमवर्क सुन लो आज। सेक्शन सी अभी रहने देना, सेक्शन बी कंप्लीट करोगे, इसके बाद में सेक्शन डी कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर ये रहने देना है ना, D1 टाइप का क्वेश्चन रहने देना। देखो जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, ए इनवर्स वगैरह, इसको ए इनवर्स बोलते हैं, ये रहने देना। बाकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 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 ये भी रहने देना, मैट्रिक्स वाला रहने देना, बाकी इक्वेशन ये कर देना। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है, दिस इज पार्ट 1। इसमें भी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सेक्शन बी आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, सेक्शन सी रहने देना। सेक्शन डी में जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो रहने देना, बाकी सारे इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है वो सब करोगे, लाइक D5। अच्छा, इसको क्रैमर्स बोलते हैं इसको, है ना? ये जो डिटरमिनेंट मेथड होता है इसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्रैमर्स रूल पढ़ाया नहीं, इसी को क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो मेरे को यार नाम ये सब याद नहीं रहते, क्योंकि इनका यूज नहीं होता है इसके अंदर। अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर डी,
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल का मतलब हो गया डायरेक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन मोर देन वन सॉल्यूशन, क्योंकि मोर देन वन में डायरेक्ट इन्फिनिटी होती है. तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 upon 1 minus a 1 upon 1 minus b 1 upon 1 minus c. ये क्वेश्चन है. इन सब का यार बुक का लैंग्वेज पता है बहुत टफ होता है. इन सब चीजों में समझ भी नहीं आता कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ डेल्टा कितना आ रहा है? अनुष्का आप बोलो कितना आ रहा है? देखो ग्रीडी नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बार बार प्रॉपर्टीज लगाने बैठ गए. इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह मत लगाना है. इसको डायरेक्ट ओपन कर देना. +2 आना चाहिए. ठीक है. Now we have to find out the value of this expression. So what should be done for this question? अभी देखो एक तो ये है कि इसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई करो, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा. बाकी बेस्ट ये है कि अपने अकॉर्डिंग a और b के कोई भी 2 वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग c फाइंड कर लो और वो सारे वैल्यूज फिर यहाँ पे रख दो. बस abc 1 यूज मत करना वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन के अंदर a और b दोनों के कुछ तो वैल्यू जो भी तुमको लग रहा है वो पुट कर दो यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग. उसके अकॉर्डिंग c फाइंड करके इस इक्वेशन में वापस पुट कर दो. क्वेश्चन सॉल्व.
Sir, 1. आंसर 1 चेक करते हैं। तो ए और बी कोई भी रैंडम वैल्यू, लेट्स से 2 पुट कर देते हैं, बी को 3 रख देते हैं, या फिर बी को भी 2 रख दो, चलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बी 4c -2 माइनस c प्लस 2। अभी एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा था कि सर एक काम करते हैं, ए को रख देते हैं -1, बी को रख देते हैं -1, फिर सी फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा मत करना है ना, क्योंकि -1 रखोगे तो ये बन गया सी, और सी हो गया कैंसिल। तो ऐसा रखना कि कुछ सी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे 4c माइनस ए माइनस बी -2 माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये बन गया अभी 3c, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. 3। ये वैल्यू फिर पुट कर देते हैं वहां पर, तो 1 अपॉन -1 1 अपॉन -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3, यानी कि 1 अपॉन 3 -1 प्लस का 3। आंसर है फाइनली 1। करेक्ट। ओके, तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस एक्सप्रेशन बेसिकली, जहां पे कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी है 0। ओके, एक लास्ट पैटर्न और है इसमें, वो देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। लास्ट पैटर्न है ये, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। तो बेसिकली ये आपका इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस हो गए, और ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी किया था कि 3 लाइंस आर कंकरेंट। तो वहां पे करते हो डेल्टा इज इक्वल टू 0। कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा। इसका डेरिवेशन कैसे, दोनों को सॉल्व करते हो, वहां से एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट शुड बी सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन। हाँ, तो ऑल 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, और बेसिकली ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी विच टाइप ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये पॉसिबल है इफ डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, दिस डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे दिस इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. 0. 0। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है दिस, y is equal to x plus 1, y is equal to lambda x plus 2, and y is equal to lambda square plus lambda minus 1x plus 3. Find lambda so that all 3 lines are concurrent, or we can say consistent system. ऐसा सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी है, सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के नोट्स में भी है। वहां पे ऐसा कंकरेंसी इसको लिखते हो, यहाँ पे इसको ऐसा कंसिस्टेंट सिस्टम लिख लेते हैं बस।
तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसको फिल करना है, बोलो क्या लिखना है, जल्दी बोलो। पहले फर्स्ट कॉलम बोल दो। -1 1 lambda -1। 1 lambda lambda square plus lambda minus 1. देखो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम समझ रहे हो, राइट साइड में 0 है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, कंसेक्यूटिव कॉलम्स को, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, साइन चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ 0 कोई इशू नहीं है, कहीं भी रख दो कुछ भी चलता है। तो यही रख लेते हैं 1 लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1। कॉलम 2 1 1 1 रखते हो तो भी ओके है, -1 -1 -1 रखते हो तो भी ओके है, समझ में आ रहा होगा। माइनस कॉमन, 0 में मर्ज, ऐसा। कॉलम 3 1 2 3 ये 0 कर दो, बस हो गया, करो सब। इसको कॉलम 1 के अबाउट ओपन कर देना, इजी रहेगा। तो कॉलम 1 के अबाउट ओपन करने पे कितना आ रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 and 0. 0 और 1. हाँ, तो सोच के बताना। फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इन दोनों में विच वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल? 0. 0. नहीं यार, 1 यूज नहीं कर सकते बेटा, 1 यूज करोगे तो इन दोनों के स्लोप क्या हो गए? Same. तो Same. पैरेलल लाइंस कभी कंकरेंट होते हैं क्या? No. लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास 3 लाइंस बन जाते हैं कंकरेंट। तो यहाँ पे एक चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स प्रॉब्लम अकर्स। तो कब कब प्रॉब्लम अकर होती है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, एक ही तरीका है कि आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। So cross check must. Be careful. ऐसा। Next ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Find out lambda so that this and this cannot form a triangle. तो 3 lines not forming a triangle, क्या पॉसिबिलिटीज है? Area 0. parallel हाँ, मतलब एक तो ये हो गया कि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल हो गए। सेकेंड, ऑल 3 लाइंस आर Concurrent. Concurrent. तो बता दो फिर जल्दी से आंसर। question. So find out lambda so that these 3 lines cannot form a triangle. L1 और L2 पैरेलल पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि दिख रहा है स्लोप डिफरेंट है। So lambda equal to 6/5. L1 पैरेलल टू L3 पॉसिबल है, हाँ। L2 पैरेलल टू L3 पॉसिबल है, और 3 लाइंस कॉन्करेंट पॉसिबल है। कॉन्करेंटली डिटरमिनेंट 0 करोगे। ये भी कर सकते हो कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेटिस्फाइंग। हाँ, तो L1 और L3 को पैरेलल करने पे लैम्डा कितना आ रहा है बोलो? हाँ, -1/2 is equal to minus lambda, lambda is equal to half. L2 slope है 3, this minus lambda, lambda is equal to, हाँ, और यहाँ पे करोगे डिटर्मिनेंट 0, 1 2 -3, 3 -1 और माइनस का एक ही बात है यार, राइट साइड में चलता है। लैम्बडा 1 और 2, डिटर्मिनेंट 0, लैम्बडा इज इक्वल टू 6/5 6/5 और 5/6, 6/5. 6 ओके। तो ये हो जाता है इक्वेशंस का सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, जो पहले सिखाया था उसमें प्रेफर करना कि विदाउट डिटरमिनेंट ही सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट वाले में सपोज करो कंफ्यूज है, सॉरी विदाउट डिटरमिनेंट में कंफ्यूजन हो रहा है, फिर डिटरमिनेंट से कर लो, क्योंकि डिटरमिनेंट में बस ये कि डिटरमिनेंट बनाने पड़ते हैं, कैलकुलेट करने पड़ते हैं, इसलिए मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। बाकी उसमें माइंड यूज नहीं करना पड़ता है। बाकी एक मेथड ये कि वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके फिर a1/a2 v1/v2 ऐसा तो कुछ सोच लो। करेक्ट? ठीक है, चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ये चैप्टर 12th का ही चल रहा है, 12th में ही कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना। और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स के अंदर और ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हॉलीडेज का जिसको भी चाहिए एक बार अपने आराम से सोच के मेरे को व्हाट्सएप कर दो कि कितने लोग चाहते हैं कि हॉलीडेज हो, नहीं हो ऐसा भी कितने लोग हैं वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप कर दो यार, कि काफी सारे स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे काफी सिंसियर होते हैं कि पढ़ना ही रहता है उनको, तो उनके बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो स्टूडेंट ऐसा कोई, लेकिन फिर भी ऐसा किसी को लग रहा है तो बोल सकते हैं। हाँ विश्वास बोलो। फिर वो पोर्शन रिवीजन का रिवीजन का पोर्शन फुल सिलेबस, दो टॉपिक कंबाइंड रखेंगे उसमें। ठीक है, और एक बार डिटेल जो है विद डेट वो आपको आज या फिर कल तक सेंड करते हैं बना के। ठीक है, ऐसा। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कोई डाउट है तो मेरे को बोल देना, अभी तो पूरा दिन बाकी है, कभी भी कोई डाउट होता है तो बोल सकते हो, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलो ओके।